स्टॉक चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिखना एक सिग्नल होता है, लेकिन सिग्नल किस चीज का? सिर्फ प्राइस का या बिजनेस मोमेंटम का भी? आज हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने रिसेंटली चार्ट्स पे रेजिस्टेंस तोड़ दी है। तो चलिए समझते हैं, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्पाइक है या फिर एक जेन्युइन री रेटिंग की शुरुआत है ये। Our first company is Eternal Limited. 2010 में शुरू हुआ Zomato, now Eternal, आज इंडिया का टॉप ऑनलाइन फूड सर्विसेज प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और क्विक कॉमर्स जैसे मल्टीपल ऑफरिंग्स हैं। अब चलते हैं वर्टिकल वाइज ब्रेकडाउन पे। पहला है फूड डिलीवरी। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 31.5% था। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के 46% से काफी कम, लेकिन NOV या नेट ऑर्डर वैल्यू 32,862 CR 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि प्लेटफॉर्म पे लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ऑर्डर्स हुए 853 मिलियन, जो लास्ट ईयर से 13% ज्यादा है। मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स भी 2.06 CR तक गए विद अ 12% ग्रोथ, शोइंग यूजर्स बढ़ रहे हैं। एक्टिव रेस्टोरेंट पार्टनर्स में भी 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है टू 2.97 लाख। नेक्स्ट सेगमेंट है हाइपरप्योर, जिसका फोकस है B2B रेस्टोरेंट सप्लाईज पे। ये वर्टिकल Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 32.02% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट सेगमेंट इज क्विक कॉमर्स अंडर ब्लिंकिट। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 33.49% था, जंप फ्रॉम 22.4% ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 25। मेट्रिक्स देखें तो टोटल ऑर्डर्स 424 मिलियन तक गए विद मोर देन 2x ग्रोथ। एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 667 रुपीज विद 8.8% ग्रोथ, यानी कि यूजर्स ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। एवरेज GOV पर डे ऑफ अ स्टोर इज 9.63 लाख, जिसमें भी 20% ग्रोथ देखी गई। इन शॉर्ट, स्टोर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। एंड लास्ट सेगमेंट इज गोइंग आउट एंड अदर्स अंडर डिस्ट्रिक्ट, डाइनिंग आउट एंड टिकटिंग बिजनेस। Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 2.89% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की सेल्स 7,167 CR तक पहुंच गई, 70.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ड्रिवन लार्जली बाय क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी। ब्लिंकिट का GOV 140% ऊपर गया और फूड डिलीवरी रेवेन्यू 16.2% ग्रो हुआ, लेकिन कॉस्ट प्रेशर्स भी उतने ही तेजी से बढ़े। एक्सपेंसेस 7,052 CR तक 75% जंप कर गए। बट कॉस्ट प्रेशर्स क्या थे? मेजरली डिलीवरी पार्टनर की कमी और मौसम की वजह से ऑपरेशंस इंपैक्ट हुए। दूसरी तरफ स्टॉक परचेजेस 129% और अदर एक्सपेंसेस 106% ऊपर गए। क्लियरली स्केल अप और रॉ मटेरियल कॉस्ट में शार्प राइज देखने को मिला। इसका एक मेजर रीजन है क्विक कॉमर्स में इन्वेंट्री खुद होल्ड करना। इन्वेंट्री ओनरशिप से नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ता है, जिसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट मार्जिन्स पे पड़ता है। प्लस एडजस्टेड EBITDA 42% ईयर ऑन ईयर गिर के 172 CR रह गया। इस डिक्लाइन का मेजर रीजन है कंपनी के क्विक कॉमर्स और गोइंग आउट सेगमेंट्स में ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स, जो अभी स्केल अप फेज में है। इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35% गिर कर 115 CR रह गया और OPM कोलैप्स होकर सिर्फ 1.6% पे आ गया। हाँ, अदर इनकम 50% बढ़कर 354 CR हुई, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट 168% और डेप्रिसिएशन 111% ऊपर जाने के चलते ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर बना रहा। नेट प्रॉफिट 25 CR तक गिर गया, नियरली 90% डाउन ईयर ऑन ईयर। ग्रोथ आउटलुक एंड कंपेटिटर एनालिसिस। कंपनी अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में 1P इन्वेंट्री मॉडल अडॉप्ट कर रही है, जिसका मेन गोल है मार्जिन एक्सपेंशन। मैनेजमेंट के मुताबिक इस मॉडल से एडमिन और लाइसेंसिंग का बर्डन कम होगा और अवेलेबिलिटी, फिल रेट जैसे मेट्रिक्स बेटर होंगे विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स। वहीं इनके peers आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑन मार्केट प्लेस या 3P मॉडल। डिलीवरी फोकस भी क्लियर है, 10 से 15 मिनट की फास्ट डिलीवरी प्रॉमिस पर ही एम्फेसिस है, इंस्टेड ऑफ स्लोअर ऑप्शंस जैसे कि 30 से 40 मिनट वाले मॉडल्स। इन्वेंट्री लेड मॉडल से ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स लगभग 1% मार्जिन इंप्रूवमेंट का टारगेट है। मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ब्लिंकिट का ज्यादातर ग्रोथ एग्जिस्टिंग शहरों से ही आ रहा है, नए
नए सिटीज से कंट्रीब्यूशन अभी भी लिमिटेड है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में टोटल ग्रोथ का सिर्फ 5% ही नए एरिया से आया। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दिल्ली का, जो एक मैच्योर और वेल पेनिट्रेटेड मार्केट है, फिर भी यहाँ 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। इससे ये प्रूव होता है कि इवन एस्टैब्लिश सिटीज में भी कैटेगरी लेवल सेक्युलर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्लिंकिट का प्लान है टू एड 2000 न्यू डार्क स्टोर्स बाय December 25, लॉन्ग टर्म विजन 3000 स्टोर्स। कंपनी को 20% प्लस एनुअल एनओवी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब अगर कंपेटिटर एनालिसिस की बात करें, जोमैटो क्लियरली लीड्स अक्रॉस मल्टीपल मेट्रिक्स। जोमैटो का फूड डिलीवरी मार्केट शेयर भी इम्प्रेसिव 57.1% तक पहुंच चुका है एज ऑफ मार्च 2025। एड स्पेंड देखेंगे तो जोमैटो का सिर्फ 9.74% है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, जबकि स्विगी का 22.17%। मतलब जोमैटो कम खर्चे में ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है। मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स भी जोमैटो के पास 20 मिलियन है वर्सेस स्विगी के 15 मिलियन। डार्क स्टोर्स की बात करें तो ब्लिंकिट के पास 1301 एक्टिव स्टोर्स है, जबकि स्विगी इंस्टामार्ट के पास 1021। प्लस जोमैटो क्लियरली फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल है, जबकि स्विगी अभी भी लॉसेस में चल रहा है। इनके रिसीवेबल्स देखें तो 1507 CR नॉट येट ड्यू कैटेगरी में है, जो बताता है कि सेल्स अग्रेसिवली ग्रो हुई है पर कैश इनफ्लो डिले हो रहा है। 431 CR रिसीवेबल्स अभी भी लेस देन 6 मंथ्स में आउटस्टैंडिंग है, विच फर्दर डिक्रीजेस जैसे टाइम स्केल बढ़ता है, यानी कि कलेक्शन पीरियड अभी रिलेटिवली स्टेबल है। बट इस बिल्डअप का इम्पैक्ट कैश फ्लो पे पड़ा है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 52% से गिर गया 308 CR तक, डिस्पाइट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 140% से ग्रो करने के बाद भी, यानी कि फर्दर पेमेंट डिलेस का इम्पैक्ट CFO पर और नेगेटिव हो सकता है। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो 348 CR से गिर के 7993 CR तक पहुंच गई, यानी कि हेवी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस देखें तो इटर्नल के स्टॉक ने IPO के बाद एक शार्प करेक्शन देखा था, जो अराउंड 45 से 50 लेवल्स के आसपास बॉटम बना और फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। इस अप ट्रेंड में स्टॉक 50 से 300 लेवल्स तक मोमेंटम में था एंड फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर स्टॉक कंसोलिडेशन में था, जिसका ब्रेकआउट रिसेंटली आया है। कंसोलिडेशन के बाद आने वाले ब्रेकआउट में मोमेंटम कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, बट याद रखें 265 के नीचे ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ की रिस्क की। मार्जिन डिफरेंस का कोर रीजन सिटी टियर नहीं बल्कि स्टोर एज है। नए स्टोर्स जो अक्सर टियर 2 या 3 सिटीज में होते हैं, इनिशियल मंथ्स में लॉस मेकिंग होते हैं ड्यू टू लोअर ऑर्डर वॉल्यूम एंड सप्लाई चेन सेटअप पे हेवी इन्वेस्टमेंट्स। इस वजह से शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर ज्यादा होता है। फूड डिलीवरी का एनओवी ग्रोथ भी स्लो हुआ है। लास्ट ईयर जहां 27% ईयर ऑन ईयर थी, अब सिर्फ 13% रह गया है। मेन रीजन slower customer activity, कम ऐप opens and fewer transacting users, और seasonal effects जैसे कि delivery partner shortage या restaurant funded discounts food delivery margins पे short term pressure डाल सकते हैं। Quick commerce में competition बढ़ रहा है। हेवी डिस्काउंटिंग, प्राइसिंग वॉर्स और एड स्पेंड्स मार्जिन्स को कंप्रेस कर सकते हैं। एंड मेजरली 70% सेल्स ग्रोथ तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल में हेवी इन्वेस्टमेंट के चलते मार्जिन्स पे प्रेशर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि कंपनी ऑपरेशंस को कितना एफिशिएंटली मैनेज करती है। Our next company is Cartrade. Cartrade Tech Limited एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है जो न्यू एंड यूज व्हीकल्स के कंप्लीट इकोसिस्टम को कनेक्ट करता है। कस्टमर्स, डीलर्स, OEMs और बिजनेसेस के लिए बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग और मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी के पास कुछ वेल नोन डिजिटल ब्रांड्स हैं, जैसे कि कार वाले न्यू एंड यूज्ड कार्स बायर सेलर्स के लिए, या बाइक वाले टू व्हीलर के लिए सिमिलर प्लेटफॉर्म। कंपनी के की वर्टिकल्स में पहला है कंज्यूमर ग्रुप। ये वर्टिकल कस्टमर्स, डीलर्स और OEMs को कनेक्ट करता है। न्यू एंड यूज व्हीकल्स बाय या सेल करने के लिए कार वाले, बाइक वाले और कार ट्रेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंट्रीब्यूटिंग 38% ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट है रीमार्केटिंग ग्रुप। ये B2B और ऑक्शन बेस्ड मॉडल है, जहां डीलर्स, फ्लीट ओनर्स और बिजनेस सेलर्स अपने व्हीकल्स सेल करते हैं
via platforms like Shriram Auto Mall, Car Trade Exchange और Adroit Auto. Contribution है लगभग 34%. And last है classifieds. OLX India के थ्रू कंपनी ऑटो के अलावा 12 और कैटेगरीज में क्लासिफाइड्स ऑपरेट करती है, जैसे कि रियल एस्टेट, मोबाइल्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा. कंट्रीब्यूशन बाकी का 28%. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने 173 CR की सेल्स रिपोर्ट की, 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ. मेजरली कंज्यूमर ग्रुप का रेवेन्यू 32% ग्रो हुआ. रीमार्केटिंग बिजनेस ने भी 35% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई. Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में अलोन 55,700 प्लस यूनिट्स ऑक्शन हुए, 29% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ. खास बात ये रही कि एक्सपेंसेस सिर्फ 8% बढ़े, 130 CR तक, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिला. फॉर एन IT ड्रिवन कंपनी लाइक कार ट्रेड, अगर हम उनके मेजर एक्सपेंस जैसे कि मैन पावर को देखें, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में बस 7.14% का इंक्रीज देखने को मिला टू 75 CR. एज अ रिजल्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2x होकर 44 CR पहुंचा और OPM 900 BPS एक्सपैंड होके 25% तक आ गया. अतः इनकम्स भी 67% जंप करके 25 CR हो गई और इंटरेस्ट कॉस्ट फ्लैट रहा. रिजल्ट नेट प्रॉफिट 104% जंप कर गया 47 CR तक. एक सॉलिड बॉटम लाइन एक्सपेंशन. कार ट्रेड का प्रॉफिट ग्रोथ एक्सेप्शनल है, लेकिन ये सस्टेनेबल तभी रहेगा जब कंपनी अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को मेंटेन करे और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करे. चलिए इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं. पहले तो AI लेड अपग्रेड्स जैसे कि सर्च 2.0 OLX पर लॉन्च हो चुका है. स्मार्ट रिकमेंडेशंस, कॉन्वर्सेशनल बॉट्स, इंटेंट बेस्ड लिस्टिंग्स के साथ. एग्जांपल दूं तो ये फीचर्स कस्टमर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और रेलेवेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी बाइंग डिसीजंस को फास्ट ट्रैक करते हैं, जो बाकी पेयर्स ने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है. AI is also driving trust infrastructure, verified users, certified sellers, money back guarantees. Sellers के लिए स्मार्ट डैशबोर्ड्स और हाई इंटेंट बायर्स के लिए एलीट लॉयल्टी प्रोग्राम्स डिजाइन किए जा रहे हैं. यूज गुड्स मार्केट इंडिया में लगभग 6.8 लाख CR का है, जिसमें से 2 लाख CR मार्जिन पूल एड्रेसेबल है. OLX का शेयर यूज प्रोडक्ट्स में है लगभग 37% इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग्स, यानी कि लगभग 2.5 लाख CR का सामान. बट ऑटो इंडस्ट्री का फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ एस्टिमेट सिर्फ 0 to 5% के बीच है. यूनिक पॉइंट ये है, 3 अलग प्लेटफॉर्म्स, कार वाले, बाइक वाले, OLX इंडिया इंडिविजुअली 15 मिलियन प्लस यूजर्स अट्रैक्ट करते हैं एनुअली. 92% ट्रैफिक ऑर्गेनिक आता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल. कार वाले और बाइक वाले को मैनेजमेंट कंटेंट साइट्स नहीं, ट्रांजैक्शन इनेबलर्स के रूप में पोजीशन करता है, अनलाइक स्मार्टर कंटेंट लेड प्लेयर्स लाइक ऑटोकार और टीम BHP. तो कंपटीशन इनसे डायरेक्ट नहीं है. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दी, जो 16 CR से 171 CR तक पहुंच गई. बट इसका ड्राइवर क्या है? इट इज मेजरली ड्यू टू शार्प राइज इन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 40 CR से 179 CR तक, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव शिफ्ट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी. टेक्निकल एनालिसिस देखें तो कार ट्रेड ने IPO के बाद पहला ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, which comes after a decent consolidation. Dow theory basics के according, breakout after prior consolidation are better than breakout with no prior consolidation. हालांकि याद रखें 1825 के नीचे जाने पे अप ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा, बट यहाँ है कुछ रिस्क. कार ट्रेड एक हेविली रेगुलेटेड स्पेस में ऑपरेट करती है. ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ई-कॉमर्स या डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड किसी भी रेगुलेटरी चेंज का सीधा इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस पे पड़ सकता है. अगर कंप्लायंस लैप्स हुआ तो लीगल ट्रबल, ब्रांड इमेज डैमेज और ऑपरेशनल डिलेज जैसे रिस्क खड़े हो सकते हैं. दूसरा कंसर्न है वैल्यूएशन का. रीसेंट शेयर प्राइस रैली के बाद कार ट्रेड का PE रेशियो 70x तक पहुंच गया है, जबकि इंडस्ट्री मीडियल सिर्फ 39x है, यानी कि मार्केट कंपनी से काफी हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है और कोई मिसमैच में ग्रोथ एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंचती तो वैल्यूएशन करेक्शन का रिस्क रियल हो सकता है. तो ये थी कहानी उन 2 स्टॉक्स की जिनके चार्ट्स ने ब्रेकआउट दिखाया और फंडामेंटल्स ने भी कुछ हिंट दिया कि रैली जस्टिफाइड हो सकती है. लेकिन ब्रेकआउट के बाद का रैली तभी दिखती है जब बिजनेस में कैश फ्लो, अर्निंग्स या एक्सपेंशन स्टोरी हो. आपको इनमें से कौन सा स्टॉक ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा, चार्ट वाइज या फंडामेंटली? कमेंट करके जरूर बताएं. और अगर ऐसे और ब्रेकआउट एनालिसिस देखने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक invest smartly and stay curious. I'll see you in the next one. Bye-bye.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.